नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जिसे लिखा है प्रयाग शुक्ल जी ने। तो पाठ की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। इस निबंध को लिखा है प्रयाग शुक्ल जी ने, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कला समीक्षक, अनुवादक और कहानीकार हैं। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग में किस प्रकार से देश में खान पान की संस्कृति में बदलाव आ रहे हैं, उसे बड़ी बखूबी से दिखाया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 सालों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांबर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे भारत में फैल चुकी है। तो लेखक का कहना है कि पिछले कुछ समय में ही हमारे देश की जो खान पान की संस्कृति है, यानी हम लोग जिस प्रकार से अपना भोजन करते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। पहले इडली, डोसा, सांबर, रसम केवल दक्षिण भारतीय परिवारों का ही खाना था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। और जो उत्तर भारत का भोजन था, अब वो दक्षिण में भी मिलने लगा है। बच्चों, उत्तर भारत में ढाबे बहुत प्रसिद्ध हैं। आप कहीं भी जाएं, सड़कों के किनारे आपको ढाबे अवश्य दिखाई देंगे। केवल सड़कों के किनारे ही नहीं, शहरों में, कस्बों में, यहाँ तक कि गांव में भी आजकल ढाबे दिखाई देते हैं। तो यही उत्तर भारत के प्रसिद्ध ढाबे अब केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं हैं। भारत के सभी राज्यों में आपको ये ढाबे अब देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यानी उत्तर भारत के भोजन हर जगह मिलने लग गए हैं। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय दाल, रोटी, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं और एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अब यहाँ लेखक कहता है कि आप कहीं भी चले जाइए भारत में, आपको दाल, रोटी, साग यानी उत्तर भारत में मिलने वाला भोजन मिल जाएगा। और जो फास्ट फूड है, जिसे कि हम चाइनीज कहते हैं, या आपके फिंगर चिप्स हो गए, बर्गर्स हो गए, ये अब बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये अब हर जगह मिलने लग गए हैं। और एक जमाने में जो चाइनीज नूडल्स हुआ करते थे, वो केवल कुछ ही लोगों के लिए खाने की चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब गांव-गांव में, शहरों में, छोटे-छोटे कस्बों में हर एक कोई चाइनीज नूडल्स के बारे में जानता है। 2 मिनट नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप आप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते नजर आते हैं। अब वो बताते हैं कि जो 2 मिनट में तैयार होने वाला मैगी नूडल है, उससे बच्चे और बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि आप विज्ञापन में देखते हैं, इसीलिए आपको मालूम हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो नमकीन हैं, उनमें आलू का जो चिप्स है, वो तरह तरह के ब्रांडेड रूप में हमारे सामने नजर आता है। गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, पकवान ही प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि जो पहले जो चीजें मिलती थी, जैसे गुजराती खाना है, वो गुजरात में ही मिलता था और बंगाली मिठाइयाँ अधिकतर बंगाल में ही पाई जाती थीं। लेकिन आज ये हर जगह पर उपलब्ध होने लगी हैं। हर शहर में आप इन्हें पा सकते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में अलग अलग तरह का खाना देखने को मिलता है। यानी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो हर तरह का भोजन खाने लगी हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज से आज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, यानी अंग्रेजों के पास या बड़े बड़े घरों में ही खाई जाती थी, अब वो कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी और तली जाती है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है।
परंतु कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। अब वो बताते हैं लेखक कि जो ब्रेड पहले केवल बड़े बड़े घरों में यानी अमीर लोगों के घरों में या फिर अंग्रेजों के घरों में ही बना करती थी, वो आज छोटे छोटे गांव में कस्बों में भी पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में तरह तरह के व्यंजन उससे बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा है, सैंडविचेस हैं या फिर टोस्ट हो गया। तो खान पान की बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? नई पीढ़ी, यानी कि जो यंग जनरेशन है वो सबसे अधिक प्रभावित है। उन्हें अपने भारतीय भोजनों के बारे में इतनी जानकारी नहीं पता, लेकिन उन्हें विदेशी व्यंजन सब कुछ मालूम होते हैं। वो अपने आसपास बनने वाले और मिलने वाले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बेशक से न जानते हों, लेकिन विदेशी व्यंजनों से बखूबी परिचित हो चुके हैं। आगे लेखक कहते हैं, स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जानकारी ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची हुई भी हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। तो जो स्थानीय व्यंजन है, यानी कि जो एक ही जगह पर बनती हैं चीजें, जैसे मान लीजिए दिल्ली के छोले कुलचे बहुत प्रसिद्ध हैं, अब इनकी दुनिया जो है वो सीमित नहीं रह गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे कि मुंबई की पाव भाजी है, दिल्ली के छोले कुलचे हैं, पहले की तुलना में ये थोड़े लोगों में ज्यादा जान पहचान इनकी बन चुकी है, लेकिन अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में ये छोटी है अभी भी दुनिया। जानकार लोग बताते हैं कि जो पहले मिलने वाली चीजें थीं, जैसे मथुरा के पेड़े हैं या फिर आगरा का पेठा है और नमकीन है, इसमें अब पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया है। उसमें मिलावट भी हो सकती है या उनकी जो पहले बनाई जाने वाली विधि थी उसमें बदलाव भी इसका कारण हो सकता है। तो गुणवत्ता में फर्क पड़ गया है, यानी इनके स्वाद में, इनके देखने में भी, हर चीज में इनमें बदलाव आता जा रहा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो जैसे पहले हर मौसम के हिसाब से व्यंजन या पकवान घरों में बना करते थे, वो अब नहीं बनते हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अब महिलाओं को इतनी फुर्सत नहीं है। क्योंकि पहले महिलाएं नौकरी नहीं करती थी, घर पर ही अक्सर रहती थी, तो उन्हें समय मिल जाता था, तो वो तरह तरह के पकवान बनाती थी। लेकिन आज की जो गृहिणियां हैं उनके पास समय कम है, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बीजों को सुखाएं, छीलें, फिर उनसे तरह तरह की डिशेज यानी व्यंजन बनाएं। ये इनके लिए बहुत कठिन काम है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन की में कमी आ गई है, दूसरी ओर से वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिका के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने तो लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता था, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो बताते हैं लेखक कि जैसे स्थानीय व्यंजन हैं, उन्हें बनाने में या बच्चों को उनकी जानकारी देने में कमी आ गई है, लेकिन जो देशी विदेशी व्यंजन है वो भी हम केवल उन्हीं को अपनाते हैं जिन्हें हम आसानी से बना सकते हैं या जिनको बनाने का सामान हमें सरलता से मिल जाता है। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल प्रक्रिया वाले होते हैं, जिनको बनाने में समय ज्यादा लगता है या सोचना पड़ता है, उनके लिए हम कभी कभी ही उन्हें पकाते हैं, और वो भी किसके आधार पर? व्यंजन पुस्तिका यानी कि जो रेसिपी बुकलेट होती है उसके आधार पर हम उन्हें पकाते हैं। और शहरी जीवन में कितनी भागदौड़ है ये आप सभी जानते हैं। सुबह से लेकर रात तक लोग अपने काम में लगे रहते हैं, तो इसके कारण क्या है, हम लोगों ने ऐसे व्यंजनों को अपनाया जो जल्दी बन सकते हैं। और खास तौर पर कमर तोड़ महंगाई, यानी इतनी ज्यादा महंगाई है कि जो चीजें पहले ऑथेंटिक चीजें जिन्हें कहा जाता है वो मिला करती थी, वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो व्यंजनों में पहले काजू, बादाम, किशमिश जैसे जो मेवे हैं उनके बिना स्वाद नहीं आता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, इनके बिना ही हम इन्हें बनाने की सोच लेते हैं
या फिर सोचते हैं अरे चलो छोड़ दो, इन्हें बनाने के लिए हमें इतना सामान खरीदना पड़ेगा। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधि उपलब्ध है। कई नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि विविध व्यंजन जो उन्हें मिले हैं वो निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। अब निखालिस रूप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑथेंटिक जो उनकी रेसिपी है वो हमें अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो कहते हैं कि जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, यानी हम तरह तरह का भोजन अलग अलग राज्यों का, देशों का मिला जुला कर खाने लगे हैं, उसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। अब जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं या फिर काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें जल्दी से तैयार होने वाले अलग अलग प्रकार के खाने की चीजें बनाने की विधि पता है, यानी उन्हें रेसिपीज मालूम हो गई हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश में मिलने वाले सभी प्रकार के भोजन के बारे में जानकारी मिल गई है, चाहे वो ऑथेंटिक हो या फिर मिले जुले यानी कि इंडियन वर्जन हो। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी, तबादलों का एक नया विस्तार हुआ है। इसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन के डब्बे खुलते हैं तो उनमें से विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू सी उठती है। आगे लेखक बताते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से उद्योग धंधे यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बढ़ गई हैं और नौकरियों में लोगों के ट्रांसफर होते ही रहते हैं। इसके कारण उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का मौका मिलता है। उसके कारण उस प्रदेश का भोजन भी वो बनाना और खाना सीख जाते हैं। इस कारण क्या हुआ है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके बच्चे जब स्कूल में लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो उसमें से तरह तरह के राज्यों के व्यंजन देखने को मिलते हैं। उनकी खुशबू हमें सुंघाई देती है। बच्चों, इस बात को तो आप अपने साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। जब लंच ब्रेक होता है यानी खाने की छुट्टी होती है तो आपके लंच बॉक्स में और आपके दोस्तों के लंच बॉक्स में अलग अलग तरह के व्यंजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन किस राज्य से संबंधित है। और यही नहीं, अब किसी भी राज्य के व्यक्ति के लंच बॉक्स में दूसरे राज्य का भोजन देखा जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिलते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उन लोगों की बोली, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ लेखक बताते हैं कि हम एक दूसरे को जानने लग गए हैं। जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को बड़ी अच्छी तरह से जानने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, हम में आपस में एकता बढ़ती है, क्योंकि हम दूसरों को जानते हैं तो उनकी अच्छी बातें अपना लेते हैं, हमें भाईचारा बनता है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ गया है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देना चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये दुर्भाग्य ही होगा। अब लेखक को ऐसा लगता है कि जो हमारे पुरानी जो रेसिपीज हैं, जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, जो हमारी दादी नानी इत्यादि के जनरेशन से चली आ रही हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्हें निरंतर घर में पकाते रहना चाहिए। वो केवल 5 स्टार होटल्स में खाली इसलिए नहीं होनी चाहिए कि चलो वहां पर हम ये एथनिक फूड खाकर आते हैं। वो एथनिक फूड यानी कि जो हमारी पारंपरिक भोजन है, हमारे घरों में लगातार बनते रहने चाहिए, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब कहां मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं, पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में ही तलाशा जाता है। यानी कि उन्हें खाने के लिए भी, जो कि जलेबी, समोसे, कचौड़ी हर गली में छोटी छोटी दुकानों पे बना करते थे, उन्हें खाने के लिए भी अब बड़ी दुकानों में खाने के लिए जाना पड़ता है।
पहले उत्तर भारत में मिलने वाली ये सभी चीजें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी, हर घर के नाश्ते में खाई जाती थीं। लेकिन आज इन्हें यदि खाना हो तो हमें होटलों में खोजना पड़ता है या अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल नहीं हैं। हो यह रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद भी नहीं ले पा रहे हैं। लेखक को यह भी लगता है कि हमने जो पश्चिमी देश हैं उनकी नकल में, उनकी होड़ में अपनी अच्छी चीजों को छोड़कर उनकी ऐसी चीजों को अपना लिया है जो हमारे अनुकूल नहीं है। क्योंकि बच्चों, कई बार उनके देश के हिसाब से जो खाना पीना है वो हमारे देश में आकर सही नहीं होता, क्योंकि उनके देश का वातावरण, उनका पर्यावरण, उनके मौसम हमारे देशों से थोड़े अलग होते हैं। तो इस हिसाब से हमें उन चीजों को देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी और कौन सी नहीं। और इसके साथ साथ कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम इकट्ठा तरह तरह की चीजों को एक साथ खाना शुरू कर देते हैं, जिससे किस चीज का कैसा स्वाद है उसे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उदाहरण देते हुए बताते हैं लेखक, अक्सर प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रखी जाती हैं। उनका स्वाद गड्डम गड्ढ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर मिलता है, पर इसका लाभ प्राय हम उठा नहीं रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो इसके बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, पार्टियों में और शादियों में बहुत सारे भोजन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तरह तरह के व्यंजन होते हैं। हम अपनी प्लेटों में अक्सर तरह तरह के व्यंजन उठाकर रख लेते हैं, लेकिन क्या वो खाने का लाभ हमें मिलता है? क्या हम उनके स्वादों को अलग अलग परख पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो हम अलग अलग प्रकृति वाले, यानी उनका नेचर अलग है भोजन का, हम ऐसे भोजन एक साथ खा लेते हैं, जैसे दूध के साथ दही से बनी हुई चीजें खा लेते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि ये और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से हमें जांचते रहना जरूरी है। तो हमें ये देखना है कि हमें सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए, यानी कि अच्छी चीजों को अपना लें और जो बेकार हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, आपको मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार से हमारी जो पारंपरिक व्यंजन हैं, हमारे खाद्य पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे हमसे दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी परंपरा से बनने वाले व्यंजनों के बारे में इतना नहीं जानते जितना कि हमें विदेश में बनने वाले भोजनों की जानकारी हो गई है, और हम अक्सर खाना भी उन्हीं को चाहते हैं। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, ये हर घर में हर बच्चा खाना चाहता है। तो क्या हमें इनके चलते अपने देश के भोजन को भूल जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।